नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस पेडागोगी देखेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधि यानी पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण विधियां हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले विश्लेषण विधि को देखेंगे। क्या देखेंगे? विश्लेषण विधि। दोस्तों, विश्लेषण विधि और एक संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक हैं। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक हैं। संश्लेषण विधि भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है, यानी जो आपको मालूम नहीं है, जो आपको पता नहीं है, जो अज्ञात है, वहाँ से हम चलते हैं और उसके बारे में खोज के निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, वो हमको पता चल जाता है। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है दोस्तों? अज्ञात से ज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण विधि के द्वारा छात्र स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर इस बात की खोज करते हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए किन आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए। इस विधि में किसी भी समस्या की गहराई तक पहुंचने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर अज्ञात की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विश्लेषण विधि में छात्र स्वयं सूक्ष्म अवलोकन करता है। क्या करता है? विश्लेषण विधि में छात्रों के द्वारा स्वयं सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है और स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के द्वारा इस बात की खोज की जाती है कि समस्या को हल करने के लिए जो समस्या उसके पास है, उस समस्या को हल करने के लिए किन आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए, किन आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए, तब वह समस्या हल हो सकता है। यह विश्लेषण विधि के द्वारा हमें पता चलता है। तो दोस्तों, विश्लेषण विधि में क्या करते हैं? बच्चों के द्वारा स्वयं सूक्ष्म अवलोकन होता है। एक मुख्य बातें हुआ। दूसरा, समस्या को हल करने के लिए बच्चे आवश्यक बातों की, आवश्यक तथ्यों की जानकारी को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। जो भी कोई समस्या है, उस समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। यहाँ उदाहरण लेते हैं दोस्तों। एक उदाहरण है कि रेत का, शक्कर का और लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों का, लोहे के छोटे छोटे बुरादा जो छोटे होते हैं, छिलन, इन तीनों के एक मिश्रण से, इन तीनों के मिश्रण से, कोई मिश्रण है ये तीनों का, इस मिश्रण से हमको इन तीनों को अलग अलग करना है। मिश्रण को फिर से रेत को अलग करना है, मिश्रण से शक्कर को अलग करना है, मिश्रण के लोहे के बुरादे को अलग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले इसका अवलोकन करेंगे, इस मिश्रण का, और इस समस्या को हल करने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं यह खोजेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इस मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है। पहला बात ये देखेंगे। दूसरा बात में देखेंगे कि रेत जब मिला है तो रेत का गुण क्या है, रेत का गुण क्या है। दूसरा, शक्कर का गुण क्या है, ये लोहे का गुण क्या है। जैसे लोहे आपका चुंबक में आकर्षित करता है, यानी लोहे को चुंबक आकर्षित करता है, इसके चुंबक के द्वारा हम लोहे को निकाल सकते हैं। शक्कर पानी में घुलनशील है, शक्कर को पानी में घोल देंगे तो बच जाएगा रेत। तो सबसे पहले इसके छोटे छोटे पार्टों में बांटा और छोटे छोटे पार्टों में बांटने के बाद, छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद इसका जो गुण है, इसका गुणों को अध्ययन किया। जैसे लोहा का गुण क्या है कि चुंबक के द्वारा लोहे को आकर्षित कर लेता है, तो एक गुण। तो यहाँ पर यही मैंने बताया कि छात्र स्वयं इसका अवलोकन करते हैं, समस्या को हल करने के लिए किन बातों की जानकारी होनी चाहिए उसकी जानकारी उपलब्ध करते हैं। फिर समस्या के
छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। आगे देखिए, इस विधि में किसी तथ्य या समस्या को खंडों में विभक्त कर दिया जाता है तथा उनको मिलाने पर प्रारंभिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। फिर से जो हम अलग अलग किए, अलग अलग पार्ट में बांटे, फिर से यदि हम मिला दें तो यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण, यदि रेत, शक्कर और लोहे की छलन का मिश्रण कर दिया गया है तो हम उन्हें कैसे अलग अलग करेंगे। इस हेतु सर्वप्रथम यह ज्ञात करेंगे कि मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ मिले, जो हमने यहाँ पर बता चुका है आपको। जो मैंने आपको बताया कि यह ज्ञात हो गया कि इसमें रेत है, शक्कर है और लोहा है, तो तीनों का अब हम चर्चा करेंगे कि उनके गुण यानी गुणों का जानकारी लेंगे कि छीलन का गुण है चुंबक से आकर्षित होना, शक्कर का गुण है पानी में घुलनशील होना और रेत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हम चुंबक से अलग कर लेंगे, शक्कर को पानी से अलग कर लेंगे और जो बच गया वह रेत हो जाएगा। अब दोस्तों, विश्लेषण विधि के लाभ हम लोग देखेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं विश्लेषण विधि के बारे में कि विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर अध्ययन करते हैं। विश्लेषण विधि में सबसे पहले इस बात की जानकारी हम लोग निकालते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए क्या क्या हमको जानना चाहिए। दूसरा, समस्या के समाधान के लिए किन गुणों को जानना चाहिए। उसके बाद हम समस्या के समाधान पर आते हैं। इसका लाभ, यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। दोस्तों, विश्लेषण विधि यहाँ पर बच्चों के द्वारा स्वयं विश्लेषण किया जाता है, बच्चों के द्वारा स्वयं काम करके सीखा जाता है, इसलिए यह विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यह विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इसमें बालक सक्रिय रहते हैं, वो खुद से करते हैं। यह विधि खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। यदि बच्चों को हम कुछ खोज करने के लिए देने वाले हैं तो विश्लेषण विधि सबसे अच्छी विधि है। छात्रों को इस विधि में विचार करने का अवसर उपयुक्त एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से मिलता है। यहाँ पर बच्चे विचार कर सकते हैं और यह जो ढंग है मनोवैज्ञानिक ढंग है। इसे एक क्रियाशील विधि माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्वयं करते हैं, यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसको हम क्रियाशील विधि मान सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। निश्चित रूप से दोस्तों, जो हम स्वयं करके कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, स्वयं के अनुभव के द्वारा कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, तो यह ज्ञान अस्थायी होता है, अधिक दिनों तक रहता है मेरे साथ में, ये कभी हटता नहीं है। अब विश्लेषण विधि का दोष क्या है दोस्तों? इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। मान लीजिए एक टॉपिक है, इसको विश्लेषण विधि के द्वारा आप पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक समय आपको देना पड़ेगा। कम समय में इसे पूरा आप नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर करना अत्यंत कठिन है। छोटे बच्चों के लिए इस विधि का उपयोग यदि करेंगे तो बच्चे स्वयं अवलोकन करके कोई निष्कर्ष निकालने में कठिनाई महसूस करते हैं। कठिन विधि होने के कारण इससे निरस्ता की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों, सभी बच्चे तेज नहीं होते हैं, कुछ बच्चे मध्यम होते हैं और कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। तेज बच्चे तो इसको कर लिए, लेकिन मध्यम बच्चे और जो कमज़ोर बच्चे हैं उन लोगों के लिए उबाऊ हो जाता है, नीरस हो जाता है। इसमें दोस्तों धीरे धीरे ज्ञान अर्जन होता है। चूँकि यह काम पूरा होगा, उस जो भी आप एक्टिविटी दिए हैं उस एक्टिविटी को पूरा करने के बाद ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसलिए यह धीरे धीरे होता है। कमज़ोर छात्रों के लिए ये लाभदायक नहीं है दोस्तों। तो हम लोगों ने देख लिया कि कमज़ोर छात्रों के लिए यह लाभदायक नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फिर से थोड़ा सा देख लीजिए लाभ, संश्लेषण विधि के लाभ क्या क्या मैंने बताया था। याद करिए और मैं फिर से बता देता हूँ। पहला मैं बताया कि यह बाल केंद्रित
बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। दूसरा, यह खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। तीसरा, इसमें बच्चों को विचार करने का उपयुक्त समय मिलता है, अवसर मिलता है। चौथा, इसमें बच्चे क्रियाशील रहते हैं। इसमें बच्चे क्रियाशील रहते हैं। पांचवा, इसके द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। तो आपका ये विश्लेषण विधि का लाभ हुआ दोस्तों। यदि हम विश्लेषण विधि की हानि की बात करें तो यह कमज़ोर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इन लोगों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। यह ज़्यादा नीरस होता है। इसके लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है। टाइम टेकन ज़्यादा होता है। तो ये सभी इसकी हानियाँ हैं। अब हम लोग चलेंगे संश्लेषण विधि। दोस्तों, जो दूसरा विधि है, यह विधि है संश्लेषण विधि। सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक है। किसी भी समस्या का विश्लेषण करने के पश्चात उसका संश्लेषण करना भी आवश्यक है। कोई भी आप समस्या का समाधान किए विश्लेषण विधि से, तो उसका संश्लेषण करना भी आवश्यक हो जाता है। देखिए, विश्लेषण विधि में इस विधि से ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, और विश्लेषण विधि में क्या था? विश्लेषण विधि में था अज्ञात से ज्ञात की ओर। दोनों में अंतर रखेंगे दोस्तों। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात, यानी हमको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी है और उसके बाद अज्ञात जो है उसको खोज के निकालना है। और विश्लेषण विधि में हमको सब कुछ अज्ञात है और उसे खोज करके निकालना है। इस विधि में बहुत से तत्वों के संबंध में जानकारी के आधार पर एक संयुक्त चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपको जो भी कुछ तत्व है इसका जानकारी पहले आपको दे दी जाती है। जैसे आपको वही मिश्रण फिर से दिया जा रहा है। इस मिश्रण में क्या क्या था? रेत, बालू, शक्कर और लोहे की बुरादें, ये 3 चीज़ था। इसको आपको दे दिया जाता है और आपको रेत की विशेषता बता दी जाती है, शक्कर की विशेषता बता दी जाती है, लोहे के बुरादे की विशेषता बता दी जाती है। यहाँ पर हमको ये सभी ज्ञात है। ये सभी क्या है? ज्ञात है। अब इसको अलग अलग करना है, यानी वो अज्ञात है। तो इसको हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इस विधि में मिश्रण को अलग करने के लिए विश्लेषण के आधार पर मिश्रण में, यानी विश्लेषण हम लोगों ने पहले कर लिया। मिश्रण के आधार, यानी विश्लेषण के आधार पर मिश्रण में चुंबक की सहायता से लोहे की छीलन को अलग किया जाता है। चुंबक से आपने किसको अलग किया? लोहे की छीलन को अलग कर दिया। इसके पश्चात शक्कर और रेत के मिश्रण को पानी में डालकर घोलेंगे। जब घोलेंगे तो रेत मेरा अलग हो जाएगा, क्योंकि रेत घुलेगा नहीं और शक्कर पानी में घुल जाएगा। छान करके हम रेत को अलग कर देंगे। अब पानी को वाष्पीकृत करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद पानी वाष्पित हो जाएगा और वहाँ पर हमको शक्कर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता के साथ साथ संपन्न की जाती है। दोस्तों, अब हम लोग संश्लेषण विधि के गुणों का अध्ययन करेंगे। यह काफ़ी सरल विधि मानी जाती है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए यह विशेष उपयोगी होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। यहाँ बहुत सारे तथ्यों की जानकारी हम बच्चों को पहले दे देते हैं और उन्हें विधि की भी जानकारी पहले हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर यह सरल विधि है, चूँकि इसमें स्वयं कुछ सोचना नहीं है, जो हम बता दिए उस तरह से करना है। उदाहरण देखिए, यहाँ यदि विश्लेषण विधि में
हमने जो मिश्रण था इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया और इसको बता दिया कि मिश्रण को अलग अलग करना है। लेकिन संश्लेषण विधि में हम इसको बता दिए कि रेत है, लोहे की छीलन है और शक्कर है। यहाँ पर यह भी बता दिए कि रेत की विशेषता क्या होती है, लोहे की विशेषता क्या होती है और शक्कर की क्या विशेषता होती है। प्रोसेस क्या कर सकते हैं, किस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं, यह भी पहले बता दिया गया। तो यह जो है सरल विधि है। जब सब कुछ बता देते हैं तो यह मंद बुद्धि वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह सिखाने में कम समय लगता है। यदि इस विधि से आप बच्चों को सिखाएंगे तो चूंकि बच्चे वहाँ पर समस्या के लिए ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, समस्या का हल किया हुआ मिलता है, केवल करना होता है, तो इसको सिखाने में कम समय लगता है। यह सीखने की विशेष मनोवैज्ञानिक विधि होती है दोस्तों। यह क्या है, सीखने की विशेष मनोवैज्ञानिक विधि है। अब संश्लेषण विधि का कुछ दोष है दोस्तों। इस विधि से छात्रों में तर्क व निर्णय करने का समुचित विकास नहीं हो पाता है। चूंकि यहाँ पर हम सब बच्चों को ये सभी चीज़ों के बारे में बता दिए हैं, तो वहाँ पर खुद तर्क नहीं कर पा रहा है, खुद निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हमको इस विधि से करना चाहिए या दूसरे विधि से इसको करना चाहिए। इस विधि में छात्र स्वयं अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बच्चे स्वयं ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, केवल निर्देशों का पालन करते हैं। जो निर्देश शिक्षक के द्वारा दिया जाता है उस निर्देश का पालन करते हैं। इस विधि में पदों का अनुकरण विशेष यांत्रिक ढंग से किया जाता है, यानी जैसे जैसे हम बताते गए वैसे वैसे करते गया। तो यहाँ पदों का अनुकरण एक विशेष यांत्रिक ढंग से किया जाता है दोस्तों। अब हम लोग आगमन एवं निगमन विधि देखने वाले हैं। आगमन एवं निगमन विधि देखने वाले हैं दोस्तों। यदि आप सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, यदि सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आपकी तैयारी अभी 0% है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जब एग्ज़ाम नज़दीक है, तैयारी आपका 0 है, तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन क्लासेज ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपका 20 अप्रैल से मैं 60 दिन तक के लिए एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो 2 घंटे की लाइव क्लासेज होंगे। 2 घंटे की लाइव क्लास होगा, 1 घंटा का 2 क्लास। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा और साथ साथ में आपका होमवर्क और जो हम यहाँ पर बताएंगे आपको, उसका बेहतरीन नोट्स भी आपको मिलेगा। दोस्तों, जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए तो यह क्लास बेहद ही ज़रूरी है। जिन लोगों की आपकी मैथ कुछ नहीं आप जान रहे हैं, 0 जानते हैं मैथ में, उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। आप अपने मैथ को हाई अप करने के लिए, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज ही ये इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। इसकी फ़ी 400 रुपये मात्र है। यहाँ पर आपको अवधारणाओं को क्लियर करवाया जाएगा, लाइव क्लास के द्वारा जो भी शंका होगा उसको क्लियर करवाया जाएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा 20 अप्रैल से यह क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए आगे देखते हैं आगमन एवं निगमन विधि को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आगमन विधि को देखते हैं। सबसे पहले आगमन विधि को देखते हैं। इस विधि में अनेक अवलोकनों के आधार पर एक सामान्य नियम पर पहुंचते हैं। अवलोकनों, तथ्यों, गुणों की ओर ध्यान आकर्षित कराकर इस आधार पर नियम का निर्माण किया जाना आगमन विधि की विशेषता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, आगमन विधि में एक ही तरह के बहुत सारे अवलोकन करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे अवलोकन करते हैं, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके गुणों को ध्यान से देखते हैं और देखने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक सामान्य नियम बनाते हैं। इसी को आगमन विधि बोला जाता है।
लैंडन महोदय के शब्दों में दोस्तों, जब कभी हम छात्रों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रदान करते हैं और फिर उनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तब ऐसे में हम शिक्षण प्रणाली की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, जब कभी हम छात्रों के सम्मुख बहुत से तथ्य या उदाहरण या वस्तुएं प्रदान करते हैं, बच्चों को दे देते हैं, फिर उनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तब ऐसे में हम शिक्षण प्रणाली की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चों को बहुत सारा तथ्य पहले दे दिए, बहुत सारा उदाहरण पहले दे दिए, बहुत सारा वस्तु दे दिए, बच्चों को कहते हैं कि इसका अवलोकन करो, इसको देखो, इसको समझो, और ये देख समझ करके अवलोकन करके एक निष्कर्ष निकालो और उस निष्कर्ष के आधार पर एक नियम बनाओ। इसी को हम लोग कहेंगे आगमन विधि। इसको क्या कहेंगे, आगमन विधि। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कि एक बैटरी वाला परिपथ है और बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर हम काट करके तार को रख दिए हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तारों, जैसे प्लास्टिक का तार, एक बार एक कपड़े की रस्सी, फिर ये एल्युमिनियम का तार, तांबे की तार, यहाँ जोड़ जोड़ करके बच्चों को देखने के लिए कहते हैं कि किसमें बल्ब जल जाता है। यहाँ पर देखा कि जब तांबे की तार लगाया था और कनेक्ट किया तो बल्ब जल गया, लेकिन जैसे ही हम प्लास्टिक का पतली रस्सी हम यहाँ लगाए तो नहीं जला, दूसरा तरह के रस्सी को लगाए, कपड़े की रस्सी, तो नहीं जला। तो यहाँ पर बच्चे निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ इस तरह के हैं जिससे ये बल्ब जल जाता है और कुछ ऐसे हैं जिससे बल्ब नहीं जलता है। जो जल जाता है उसको सुचालक का नाम दिया, जिसमें नहीं जल रहा है उसको कुचालक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी है आगे नहीं जा पाता है और ये सुचालक में चला जाता है, कुचालक में नहीं जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को हमने सब सुविधा दिया, सामग्री दिया, बच्चे करके देखे। यहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक छात्रों को नियमों, सिद्धांतों, परिभाषाओं आदि को पहले से नहीं बताते हैं, बच्चे स्वयं निकालते हैं। हम नियम सिद्धांत नहीं बता रहे थे, हमने केवल यहाँ पर वस्तु दे दिया, प्रयोग करने की सब सामग्री दे दिया, बच्चे खुद प्रयोग किए और खुद सिद्धांत, परिभाषा वगैरह, नियम वगैरह निकाला। इस विधि में मुख्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय छात्र अध्यापक के निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा प्रयोग करते हैं पद, वो देखिए। उदाहरण, इस पद में छात्रों के सम्मुख एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी सबसे पहले हम बच्चों को बहुत सारे उदाहरण देते हैं। उसके बाद निरीक्षण, इसके अंतर्गत छात्र उदाहरणों का निरीक्षण कर किसी अंतिम परिणाम पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है सामान्यीकरण, इसमें छात्र प्रस्तुत उदाहरण का निरीक्षण करके किसी सामान्य नियम को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, बच्चों को बहुत सारा उदाहरण दिया, इन उदाहरणों का बच्चे निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद एक सामान्यीकरण यानी एक नियम बना दिया। तो ये 3 प्रोसेस होता है दोस्तों। उसके बाद आता है आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के क्या क्या गुण हैं। इस विधि के जरिए बालकों में आत्मविश्वास पैदा होता है, बच्चों में आत्मबल पैदा होता है। इस विधि में बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। यहाँ बच्चे रटते नहीं हैं, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण को देखा, समझा, निरीक्षण किया और स्वयं नियम बनाया, इसलिए यहाँ पर रटने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी व उचित है। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि जो है बहुत ही उपयोगी होता है। वैज्ञानिक विधि होने के कारण यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। दोस्तों, बहुत बार इस तरह का प्रश्न आ चुका है कि किस विधि के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। तो आगमन विधि के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। दोस्तों, नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग निगमन विधि को देखेंगे और जो बाकी बचे हुए विधि है उस विधि को देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा रखें। दोस्तों, यदि आप हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।